तो देखो, मियोसिस जो होता है ये दो टाइप का होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ठीक है। एक सिंप्लिसिटी बेसिस पे तुमको एक चीज बता देता हूँ, जो मियोसिस टू होता है इट इज सेम एज माइटोसिस। माइटोसिस में और मियोसिस टू में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लिखो मैं सेम एज माइटोसिस। और तुम लोग को पता रहेगा पहले से ही कि माइटोसिस जो होता है उसमें कितने फेज होते हैं। इसमें होता है प्रोफेज। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलो। हाँ वेरी गुड। प्रोफेज मैंने बताया था, याद रखना, प्रोमैट करके। मेटाफेज जिसको प्रॉब्लम होता है, एनाफेज, और फाइनली टीलोफेज। ठीक है। तो इस तरह से चार फेज होते हैं। बट अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पता है ये मियोसिस वन और मियोसिस टू है, और कोई भी फेज हो, मियोसिस वन हो चाहे मियोसिस टू हो, दोनों जगह फेज तो सेम रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस वन को क्लासिफाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं ऐसे चार फेज में। और क्या नाम लिखते हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, और फाइनली टीलोफेज वन। ठीक है। अब जो मियोसिस टू रहेगा, ये हम लोग को पता है ये सेम एज माइटोसिस है, बट इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, और फाइनली टीलोफेज टू। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू, तुमको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे जो भी पेरेंट सेल रहेगा वो क्या करेगा, दो डॉटर सेल बनाएगा। अगर ये हैप्लॉइड रहेगा तो ये हैप्लॉइड ही बनेगा। ठीक है। अगर ये डिप्लॉइड होता तो ये डिप्लॉइड ही बनता। बट क्योंकि पता है हम लोग पढ़ रहे हैं मियोसिस, और मियोसिस तुमको पता है उसके लिए प्री रिक्विसाइट क्या है, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन कैसे टाइप के सेल में होता है। कोई भी जो डिप्लॉइड सेल रहेगा 2n, वो अल्टीमेटली मियोसिस वन और मियोसिस टू दो फेज के थ्रू होके जाएगा, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। और अल्टीमेटली तुमको चार डॉटर सेल मिलेंगे। ठीक है। और ये जो चार डॉटर सेल है ये हेप्लॉइड रहेंगे। ठीक है। चार डॉटर सेल रहेंगे और चारों डॉटर सेल क्या रहेंगे, हेप्लॉइड रहेंगे। तो अब एक बात बताओ, जब हम लोग ने माइटोसिस पढ़ा था तो हम लोग ने माइटोसिस के बारे में क्या बोला था, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, है ना। माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोला था इसको इक्वेशनल डिवीजन, कोई आंसर करो। माइटोटिक डिवीजन को हम लोग ने इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, और दोनों सेल क्या थे, पहले अगर जो पेरेंट सेल था वो डिप्लॉइड था, अल्टीमेटली जो दोनों डॉटर सेल बन रहे हैं वो भी क्या है, डिप्लॉइड है ना। तो ये 2n था, अभी भी 2n है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला इक्वेशनल डिवीजन, है ना। बट अब जो मियोसिस होता है, अब जो मियोसिस होता है वो कैसा होता है, देखो मियोसिस के अंदर जो सेल जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, पेरेंट सेल तो 2n रहेगा, बट अल्टीमेटली जस्ट मियोसिस वन के बाद में ये लोग क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे आफ्टर मियोसिस वन। ठीक है। ये डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। और क्योंकि हम लोग को पता है मियोसिस टू सेम एज माइटोसिस, और तुम लोगों ने माइटोसिस में देखा अगर 2n था पेरेंट सेल, तो जो डॉटर सेल है वो भी 2n है। तो देखो यहाँ पे n है पेरेंट सेल, तो यहाँ पे जो मियोसिस टू होगा उसके बाद भी वो लोग क्या रहेंगे, n रहेंगे। ठीक है। ये चार हो गया। समझ में आया तुम लोग को ये। यस सर। हाँ। तो देखो इसलिए ये मैं बोल रहा था कि तुमको कि इसमें अगर क्वेश्चन आएगा एकदम स्पेसिफिकली मियोसिस वन और मियोसिस टू, बेसिकली देखो एक तो तुमको क्लियर आइडिया हो गया कि जो मियोसिस टू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। जैसे माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे थे, मियोसिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं।
तो जैसे हम लोग ने माइटोसिस को क्या बोला था, इक्वेशनल डिवीजन, वैसे ही हम लोग मियोसिस को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। अब मियोसिस में भी देखो, मियोसिस 1 था और मियोसिस 2 था, एग्जैक्टली कहाँ पे होता है जो जहां पे रिडक्शन होता है, मियोसिस 1 में या मियोसिस 2? एग्जैक्टली कहाँ पर रिडक्शन होता है, मियोसिस 1 या मियोसिस 2? हाँ देखो, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। मियोसिस 2 में कैसे रिडक्शन होगा, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे 2n है, डिप्लॉइड सेल है ये, और हेप्लॉइड कहाँ पे हो रहा है, जस्ट आफ्टर मियोसिस 1, ये क्या सेल हो जा रहा है, हेप्लॉइड सेल हो जा रहे हैं ना। तो रिडक्शन 2n से रिड्यूस होके n हो गया, तो ये रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है मियोसिस 1 पे हो रहा है, क्योंकि मियोसिस 2 तो क्या है, सेम एज माइटोसिस, ये है मियोसिस 2। तो अगर पहले n था, अभी भी n है, तो यहाँ पे तो रिडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एकदम क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, जब तुम 12th में जाओगे तो तुम लोग पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में तुम लोग पढ़ोगे, इसमें कैसा होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक होता है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये होता है डिप्लॉइड 2n, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये होता है हैप्लॉइड n, और यहाँ पे होता है मियोसिस 1। ठीक है, तो देखो ये 2n था, 2n से जस्ट n हो गया, किसके बाद, जस्ट आफ्टर मियोसिस 1। ठीक है, तो 2n से n रिडक्शन डिवीजन है ये। तो मियोसिस जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, बट तुमको पता है मियोसिस में भी क्लासिफिकेशन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, और मियोसिस 2 क्या है, सेम एज माइटोसिस। तो पूरा फोकस हमारा किस पे रहेगा, मियोसिस 1 पे। मियोसिस 1 जो होता है ना, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, मियोसिस 1 डिफरेंट क्यों होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बोला था मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो है, बट अब मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है ना, उसमें भी फर्दर हम लोगों ने देखे कि बहुत सारे स्टेजेस हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहीं से आता है। तो कौन से स्टेजेस हैं, एक तो इसमें है लेप्टोटीन, ये तुमको याद रखना है, लेप्टोटीन, ये प्रोफेज 1 की बात कर रहा हूं मैं, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 की नहीं, सिर्फ प्रोफेज 1 की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रोफेज 1 में सबसे फर्स्ट फेज क्या होता है, सबसे फर्स्ट फेज होता है लेप्टोटीन, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद होता है जाइगोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद में थर्ड फेज क्या होता है, पैकाइटीन या पैचिटीन, इसको जिसको जो बोलना बोल सकते हैं। फिर पैकाइटीन स्टेज के बाद में क्या आता है, डिप्लोटीन, और फिर फाइनली क्या आएगा, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, और लास्ट में आएगा डाइकाइनेसिस। देखो, तुमको अगर किसी को मियोसिस में क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो ऑब्वियस बात है प्रोफेज 1 से पूछेगा। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 ये तो सेम एज माइटोसिस है, तो जो माइटोसिस का नॉलेज है वही यहाँ पे अप्लाई करना, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं हो गई। मेटाफेज में हमेशा जो होता है वही होगा, एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है तो वही होगा, टीलोफेज में वापस से प्रोफेज का उल्टा होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, तो सब कुछ तो सेम है, तो फिर चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। प्रोफेज 1 में है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तुमको ये याद रखना पड़ेगा, और हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ मियोसिस 1, और तुमको पता है मियोसिस 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रोफेज। तो प्रोफेज 1 होगा कि 2 होगा, ऑब्वियस बात है मियोसिस 1 है तो प्रोफेज भी क्या होगा, 1 होगा। और प्रोफेज 1 के अंदर स्टेजेस है, कितने स्टेजेस है टोटल प्रोफेज के अंदर, टोटल 5 स्टेजेस है, कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये सारे स्टेजेस है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेज क्या है, सबसे पहला स्टेज है हम लोग का लेप्टोटीन।
उसको 1 2 3 4 5 ही नंबर रहने देता हूँ मैं। लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में ऐसा होता क्या? देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, उस थियरी को थोड़ा समझेंगे और फिर फाइनली हम लोग उसका डायग्राम देख के इसको दिमाग में बैठा लेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे ये स्टेज प्रोसेस करेगा आगे। लेप्टोटीन कैसा है? क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तुमको पता है कि प्रोफेज स्टार्ट ही कैसे होता है? प्रोफेज स्टार्ट होता है कंडेंसेशन से। जितने भी क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं वो कंडेंस होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। पहली चीज, क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो कंडेंस होकर क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। ऑल द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, सो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस अपीयर्स लाइक अ बुके। तो देखो कैसा होता है कि तुमको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और जितने भी क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, तुमको पता है इस न्यूक्लियस के अंदर ही एक क्या रहता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है ना। न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं बोलूंगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है सेंट्रियोल। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है तो जितने भी क्रोमोसोम है, जब वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, ऐसे अगर मेटाफेज प्लेट पे अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ये मैं सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ, तो तुमको पता है यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रियोल। तो वहां से क्या आते हैं? फाइबर्स आते हैं, है ना। तो ये तो मेटाफेज पे होता है। अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेप्टोटीन की। तो लेप्टोटीन के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, ऑल द क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, सबके सब सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेंट्रियोल की तरफ से क्या आने वाला है? स्पिंडल फाइबर आने वाला है। तो ये इनका अपीयरेंस कैसा दिखता है? इनका अपीयरेंस दिखता है बुके जैसा। डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक स्टेज दिखता है हम लोग को जिसको हम लोग बोलते हैं बुके स्टेज। बुके स्टेज। ठीक है। तो बस यही दोनों चीज होने वाली है। क्रोमैटिन क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं वो कंडेंस करके क्रोमोसोम बना लिए, और तुमको बुके स्टेज दिख रहा है लेप्टोटीन में। फिर लेप्टोटीन के बाद में सेकंड स्टेज क्या आता है? जाइगोटीन। लेप्टोटीन के बाद में सेकंड स्टेज क्या होता है? जाइगोटीन। अगर जाइगोटीन ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसके बदले क्या दे सकते हैं वो लोग? सिनेप्टोटीन। सिनेप्टोटीन। बुके नहीं समझते हो? गुलदस्ता होता है ना। अरे जैसे तुम्हारा कोई फेलिसिटेशन हुआ रहेगा, 10th में अच्छे परसेंट आए रहेंगे, कहीं पे देखते हो इतने सारे मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, तो सबको हम लोग क्या देते हो? फूल का गुलदस्ता, जिसको हम बोलते हैं बुके। ठीक है। तो देखो जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन के अंदर एक स्टेज, जाइगोटीन स्टेज वो होता है ना जहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनकी पेयरिंग हो जाती है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? सिंपल सेंस में एकदम इजीली तुमको बताऊंगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब देखो क्या होता है कि हम लोग को पता है कि एक एक क्रोमोसोम जो होता है ये मदर से आता है, और एक क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से आता है ना। तो ये दोनों मिलके वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल 21st क्रोमोसोम, तो 21st क्रोमोसोम का एक सेट मदर से आएगा और 21st क्रोमोसोम का एक सेट फादर से आएगा। ठीक है। तो ये 21st जो है ये मदर से आया, और ये जो 21st है ये फादर से आया। तो देखो दोनों तो है कौन से? 21st क्रोमोसोम, है ना। दोनों के पास में जीन क्या होगा? सेम होगा। तो ये दोनों 21st क्रोमोसोम जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ लो एक 18th क्रोमोसोम है और दूसरा 19th क्रोमोसोम है, इन दोनों को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोल सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? अगर ये 19th है, ये भी 19th है, तो इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग के पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक है। तो जाइगोटीन स्टेज में देखो, जाइगोट का मतलब क्या होता है? जाइगोट बनता कैसे है? इन नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं जो भी, जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। मतलब दो चीज का यूनियन होता है। सिमिलरली जाइगोटीन इसका नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे भी यूनियन होने वाला है। किसका यूनियन होने वाला है? होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है? जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होता है। किसका पेयरिंग होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
तो एक बात बताओ, अब ये पेयरिंग हो गई, पहले समझ लो, पहले एक क्रोमोसोम ऐसा अकेला था, ठीक है, समझ लो ये 21st था। मैं 21st का एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि डाउन सिंड्रोम तुम पढ़ोगे वो 21st क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, वहां पे ट्राइसोमी होती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि 21st ऐसे ही था, एक दूसरा भी 21st था कहीं अलग जगह पे। अब ये दोनों 21st क्या हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, और जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो तुमको क्या दिखेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं ये बाइवेलेंट है। बाइवेलेंट मतलब दो हो गए, ये फर्स्ट सेकंड, या इसको मैं बोल सकता हूँ ये टेट्राड है, बाइवेलेंट स्लैश टेट्राड। क्यों मैं बाइवेलेंट या टेट्राड बोल सकता हूँ, देखो उसके पास में टोटल क्रोमेटिड कितने हो गए, 1 2 3 4, ये टेट्राड हो गया बराबर। या बाइवेलेंट क्यों, क्योंकि ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। बट तुमको ये सबसे अच्छे से कब विजिबल होंगे, ये जाइगोटीन स्टेज में जो तुमको ये बाइवेलेंट या टेट्राड दिख रहे हैं, ये विजिबल बहुत अच्छे से कब होंगे, पैकाइटीन में। मेटाफेज में मत बोलना, मेटाफेज में तो सब लोग विजिबल होंगे ही, ठीक है। पैकाइटीन स्टेज में तुमको पता है कौन से स्टेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जाइगोटीन की जस्ट बाद वाला स्टेज कौन सा होता है, पैकाइटीन। तुमको ये पैकाइटीन में बहुत ही क्लियरली विजिबल दिखेंगे, क्या, बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। अब ये जो बाइवेलेंट या टेट्राड है ना, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, ठीक है। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो दोनों को अरेंज करता है या अटैच कर देता है। तो जो मैंने ये येलो स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को अटैच कर रहा है। इस येलो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो मैं इसको वापस से समझाता हूँ, नहीं समझा किसी को तो। ये तुम्हारा सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तुमको पता है कि इसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट थे पहले, अब ये क्रोमैटिन कंडेंस करके क्या बना दिया, ये क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 21st क्रोमोसोम है पड़ा हुआ यहाँ पे, ऐसे ये भी 21st क्रोमोसोम यहाँ पे पड़ा हुआ है। पहले क्या होता था कि मेटाफेज प्लेट पे सब लोग अलाइन हो जाते थे, बट अब क्या होगा, समझ लो इन दोनों के बीच में कोई 18th क्रोमोसोम भी है, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब मैं सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 21st यहाँ पे है और ये 21st यहाँ पे है ना, ये दोनों पास में आएंगे, एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 21st भी है यहाँ पे, ये 21st भी है यहाँ पे। ये दोनों क्यों साथ में आए, इसके पीछे कुछ पर्पस है ना, जो तुमको अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो ये 21st, ये 21st, तो तुमको ये क्या दिख रहा है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, या मैं बोल सकता हूँ ये एक, ये दो, ये वन पेयर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट। और क्योंकि इनके पास में टोटल कितने हैंड्स है, 1 2 3 4, मतलब 4 क्रोमेटिड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड, बाइवेलेंट टेट्राड। बट ये दोनों पास में क्यों आए, ये दोनों पास में इस वजह से आए क्योंकि इन लोगों को क्या करना है, आगे चल के सेपरेट होना है इन लोगों को, ठीक है। अभी सेपरेट होंगे कब, और ये दोनों वापस एक दूसरे से सेपरेट अभी ना हो जाए, ये इंश्योर करने के लिए इनके बीच में कनेक्शन डेवलप होता है। इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्यों सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी तुमको बताता हूँ मैं क्यों बन रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, मतलब ये क्रोमोसोम जो है, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्रॉसिंग ओवर होने वाला है यहाँ पर। ये क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियस बात है यहाँ पे हो रहा है, तो नीचे भी होगा। ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, देखो पहली बात, तुम माइटोसिस में जो चीज तुमने नहीं देखी थी, माइटोसिस में क्या नहीं हो रहा था, माइटोसिस में कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था, है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, जैसे हम लोग को पता है कि हाँ डीएनए का एक्सचेंज, वेरी गुड। जैसे हम लोग को पता है कि मदर की कुछ क्वालिटीज हम लोग में आती है और फादर की कुछ क्वालिटीज हम लोग में आती है, ठीक है। मदर या फादर, इन दोनों की क्वालिटीज हम लोग में क्यों आती है,
क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने के लिए ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने जरूरी है। जब ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये दोनों क्रोमोसोम को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, तो कुछ क्वालिटी मदर की हम लोग में आ जाती है और कुछ क्वालिटी फादर की हम लोग में आ जाती है। बट माइटोसिस में तो क्या हो रहा था, माइटोसिस में जैसा सेल था एकदम वैसा ही दो अलग सेल बन रहा था, है ना। बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोन थे, है ना, एकदम अपने पेरेंट सेल जैसे थे दोनों डॉटर सेल, एकदम पेरेंट सेल जैसे थे, तो ये क्लोन सेल थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने वाला है, तो इसलिए हम लोग में क्या आएगा, वेरिएशन। क्या आएगा, वेरिएशन। तभी तो देखो ऐसा होता है ना कि दादा अलग दिख रहे हैं, फिर पापा अलग दिख रहे हैं, फिर तुम अलग दिख रहे हो, तुम्हारे बच्चे अलग दिख रहे हैं। क्यों अलग दिख रहे हैं, क्योंकि मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। बट अगर ऐसा ही चलता प्रोसेस तो सब लोग तो क्लोन हो जाते हैं ना, ठीक है। तो यही बता रहा मैं कि जो 21st क्रोमोसोम था, इसके साथ वाला जो 21st क्रोमोसोम है, इन दोनों को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ जाएंगे और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट और टेट्राइड बोलेंगे। ठीक है, बाइवेलेंट या टेट्राइड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो अगर दो क्रोमोसोम पास में आ रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन के लिए ही पास में आ रहे हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन होना ही नहीं होता तो माइटोसिस कर लेते, या किसी भी रीजन से रिकॉम्बिनेशन फेल कर जाएगा तो ये वापस से माइटोसिस जैसा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो अभी ये समझ में आया तुमको, बाइवेलेंट टेट्राइड जो बन रहा था। और इन दोनों के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों आया है, क्योंकि आगे चल के इनमें क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, इस वजह से आया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये दोनों फर्स्ट टू स्टेज थे मियोसिस के, मियोसिस वन के प्रोफेज वन का, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। लेप्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज के बाद में फाइनली थर्ड स्टेज आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, पैकाइटीन या पैचिटीन। ठीक है, अब क्या होता है इस पैकाइटीन या पैचिटीन स्टेज में, देखो लिखा है इसमें कि ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन होमोलोगस क्रोमोसोम टाइटली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। देखो अभी हम लोगों ने देखा था दोनों के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था। Both the chromatid of each chromosome become distinct and are called sister chromatid. During this stage, the four chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as a tetrad. देखो मैंने अभी तुमको जब एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया था कि ये जो बाइवेलेंट या टेट्राड है, ये बाइवेलेंट या टेट्राड है, ये कब विजिबल होगा तुमको अच्छे से, पैगाइटिन स्टेज में, और यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली जब ये बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज आ गया, ये कब दिखने वाला था तुमको, हाँ इसमें क्रॉसिंग ओवर, हाँ पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। ठीक है, इसके पहले नहीं, इसके पहले हम लोगों ने बस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तक पढ़ा था। हम लोगों ने जाइगोटिन स्टेज में देखो क्या दिखा है, यहाँ पे बस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ा था, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर अभी तक नहीं पढ़ा है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होने वाला है, पैकाइटिन स्टेज में होने वाला है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ, बाइवेलेंट और टेट्राइड आर विजिबल क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बाइवेलेंट स्लैश टेट्राइड bivalent slash tetrad are clearly visible, are clearly visible हाँ पेयरिंग स्टार्ट जाइगोटिन स्टेज में हुआ है, हाँ स्टार्ट वहां पे हुआ है, बट क्लियरली तुमको कहाँ पे विजिबल हुआ है, ये पैकाइटिन स्टेज में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि क्लियरली विजिबल कौन से स्टेज में है, तो आंसर रहेगा पैकाइटिन। स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, तो जाइगोटिन। जाइगोटिन देखो नाम का मतलब ही है जाइगोटिन। जाइगोट कैसे बनता है, दो चीज के फ्यूजन से, तो वहां पे ही पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, फिर अब हम लोगों ने बोला कि जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है वो कहाँ पे होने वाला है, पैकाइटिन स्टेज में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होगा, पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। और जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, अब देखो ये क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा था, ये क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड में हो रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हो रहा है, और होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रहा है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। हाँ तो पहली बात तो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होगा क्रॉसिंग ओवर,
ठीक है, क्योंकि ये तुमको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम ही आके बाइवैलेंट टेट्राड बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है 21st क्रोमोसोम तो इनमें हो रहा है। और दूसरी चीज, ये क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है कि नॉन सिस्टर? ऑब्वियस बात है नॉन सिस्टर। हाँ, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके भी इनके बीच में जैसे आप लोगों ने देख लिया कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। ठीक है, सिमिलरली ये क्या रहेगा? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है ही क्या मियोसिस की? ऑब्वियस बात है रिकॉम्बिनेशन, है ना। रिकॉम्बिनेशन माइटोसिस में नहीं हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ मियोसिस में हो रहा है। तो ये सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। और ये कहाँ पे तुमको दिख रहा है? ये तुमको दिख रहा है पैकाइटिन स्टेज में। हम लोगों ने बोला था कि जो बाइवैलेंट टेट्राड है, ये बनता कब है? ये बनता है ज़ाइगोटिन स्टेज में। बट क्लियरली कब विजिबल होता है? क्लियरली विजिबल अंडर पैकाइटिन स्टेज या पैचेटिन स्टेज। क्या क्लियरली विजिबल होता है? बाइवैलेंट और टेट्राड, बाइवैलेंट और टेट्राड। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये देखो ये जो प्रोसेस है, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वर्ड यूज करो। अगर क्रॉसिंग ओवर वर्ड यूज नहीं यूज करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? रिकॉम्बिनेशन, है ना। रिकॉम्बिनेशन बोलो या क्रॉसिंग ओवर बोलो, ये दोनों प्रोसेस की वजह से क्या बन रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। अब इसके लिए कुछ एंजाइम भी चाहिए रहेगा, जो 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में आज तक, कि कौन सा एंजाइम चाहिए होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने के लिए, या क्रॉसिंग ओवर होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो ऑब्वियस बात है, आंसर नाम क्या है इसका? रिकॉम्बिनेज। नाम में ही है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेज। ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। और जो ये रिकॉम्बिनेशन है, ये एंड ऑफ द पैकाइटिन पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली तुम लोग को ये एंड स्टेज में दिख रहा है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वो एंड्स पे अटैच्ड है एक दूसरे से। ठीक है, एंड्स पे अटैच्ड है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये पैकाइटिन स्टेज खत्म हुआ। फिर फाइनली पैकाइटिन स्टेज के बाद में क्या आता है? पैकाइटिन स्टेज के बाद में आता है डिप्लोटीन। कौन सा स्टेज आता है? डिप्लोटीन। मुझे एक बार वापस से सारे स्टेजेस बता दो प्रोफेज के। सबसे पहला कौन सा स्टेज था? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद में कौन सा स्टेज आया था हम लोगों ने देखा? जाइगोटिन, हाँ, जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद में कौन सा स्टेज आया था? पैकेटिन, पैकेटिन। देखो सबसे ज्यादा हम लोग ने इसी के बारे में पढ़ा है। फिर फाइनली कौन सा आया? डिप्लोटीन। डिप्लोटिन, प्रोटीन, हाँ, और लास्ट में कौन सा आया? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। सबका एक एक सिग्निफिकेंस देखो क्या था। हम लोग को पता है कि लेप्टोटीन के अंदर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना दिए थे। जाइगोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो दोनों पास में आ गए और आपस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। बट ये जो बाइवैलेंट टेट्राइड बनना स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल कब हुआ था? पैकाइटिन में। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज हुआ था जिसका नाम क्या था? रिकॉम्बिनेज। और यहाँ पे क्या दिख रहा था तुमको? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा था या क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। अब फाइनली उसके बाद में क्या आ गया? डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो देखो अब डिप्लोटीन स्टेज देखते क्या होता है। देखो डिप्लोटीन बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, हम लोगों ने देखा था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था? जाइगोटीन के अंदर। हम लोगों ने बोला था देखो ये येलो स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इनके बीच में अटैच हो रहा था, इसको बोला था हम लोगों ने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन
डिप्लोटिन स्टेज में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, मतलब ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। हर जगह से डिसॉल्व नहीं होगा, वो हर जगह से डिसॉल्व होगा एक्सेप्ट टर्मिनल साइड से। टर्मिनल साइड पे फिर भी बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, फिर फाइनली उनका एक शेप दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इनमें क्या दिखेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायस्मेटा। देखो जो मैंने तुमसे ये ग्रीन में पॉइंट्स लिखे ना, अल्टीमेटली तुम्हारे यही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा फाइनली जो क्रोमोसोम था, ये हर जगह से सेपरेट हो जाएगा एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और तुमको ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये तुमको पता है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। ठीक है, और ये तुमको कैसा दिख रहा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कायस्मेटा। तो मैं फाइनली ये जो स्ट्रक्चर ओवरऑल बनाया है मैंने, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कायस्मेटा। ठीक है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कायस्मेटा। ठीक है, अब देखो एक नोट करने वाला पॉइंट क्या बताया, कि जो डिप्लोटिन स्टेज है ना, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। डिप्लोटिन में लास्ट लॉन्ग अप टू मंथ और इयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन may last up to months or year. Diplotin may last up to months or years. ठीक है, और ये जो फाइनली जो स्टेज है जिसमें वो रुके हुए हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिक्टियोटीन भी, डिक्टियोटीन। ठीक है, ये जो डिप्लोटीन है, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एग में। ठीक है, कहां पर डिप्लोटीन में लास्ट अप टू मंथ्स और इयर्स, इन एग सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्टियोटीन बोलेंगे। और फाइनली डिप्लोटीन के बाद में फाइनली जो लास्ट फेज रहेगा वो क्या आएगा, डाइकाइनेसिस। ठीक है, लास्ट फेज क्या रहेगा, डाइकाइनेसिस। देखो डाइकाइनेसिस जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड स्टेज है। ठीक है, इसमें पहला चीज क्या होता है, जो कायस्मेटा होता है वो टर्मिनलाइज हो जाता है। इमेज देखोगे तो समझ में आएगा, ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना था ना कायस्मेटा, वो एकदम टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो तुमको पता है कि प्रोफेज के एंड, देखो अभी फाइनली प्रोफेज 1 का एंड है ना, प्रोफेज 1 के एंड में क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, जितने भी तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं वो एकदम फुली कंडेंस रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस, फुली कंडेंस्ड। लास्ट स्लाइड ये है, क्रोमोसोम एकदम फुली कंडेंस्ड रहेंगे, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा कायस्मेटा का, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाएगा। ठीक है, centrioles moved to opposite poles। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चले गए। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, और न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा।
जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अल्टीमेटली प्रोफेज के एंड में यही सब चीजें होती है ना, बस यहाँ पे दो एक्स्ट्रा, ये तो यूजुअल पॉइंट है, ये भी यूजुअल पॉइंट है। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है माइटोसिस की कंपैरिजन में, यहाँ पे कायस्मेटा जैसा कोई स्ट्रक्चर बना है, ये सॉरी ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम तो कंडेंस ही होते हैं। तो ये जो कायस्मेटा जो था, इसका टर्मिनलाइजेशन है, यही सबसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एज कंपेयर टू माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोडुल बन रहा है, इसके पहले कहीं बन भी नहीं रहा था। ठीक है, तो प्रोफेज के बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, मेटाफेज, फिर क्या होता है एनाफेज, फिर फाइनली क्या आता है टीलोफेज। मेटाफेज में सबको पता है क्या होने वाला है, मेटाफेज वन जो है, तुमको पता है यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनता है, अपोजिट साइड में सेंट्रियोल होते हैं, और जो क्रोमोसोम होता है वो अलाइन हो जाता है यहाँ पर, है ना, क्रोमोसोम जो होता है वो अलाइन हो जाता है और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो अब इसका मैं तुमसे इमेज शेयर करता हूँ, तुमको इसमें एकदम इजीली समझ में आएगा। तो देखो अभी ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है प्रोफेज वन। ठीक है, प्रोफेज वन में देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर, द क्रोमोसोम कंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन क्रॉसिंग ओवर अकर्स। देखो ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला फंडा है, ये आज तक हम लोगों ने माइटोसिस में नहीं पढ़ा था। तो ये क्रॉसिंग ओवर का जो ये फंडा है, यही इसके लिए यूनिक है। ठीक है, और यही इसका क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, देखो सेंट्रोजोम के अंदर तुमको पता है दो सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वो यहाँ पे है, यहाँ पे अवेलेबल, और इनके बीच में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, देखो यहाँ पे बनाया रखा है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये 3 होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे जैसे बने हुए हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अभी होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करेंगे ये लोग, होल्ड करेंगे, किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर के थ्रू। तो देखो अल्टीमेटली ये दोनों अपोजिट साइड पे सेंट्रियोल चले गए। ठीक है, और ये क्या तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो गए, और यहाँ से आके स्पिंडल फाइबर इन सबको होल्ड कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग सेपरेट कर देंगे बीच में से। ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग क्या कर देंगे मेटाफेज में, पहले तो मेटाफेज में अरेंज रहेगा, मेटाफेज के बाद में क्या आता है, एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, अल्टीमेटली दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो गया। और हम लोग जब भी बोलते थे कि एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इनका जो टेल होता है, इट लैग्स बिहाइंड, है ना, जैसे कि ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, सेंट्रोमियर था ये, तो ये तुम्हारा सेंट्रियोल है, इसकी तरफ जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो देखो ये दोनों आर्म जो है इसके पीछे लैग कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा भी डायग्राम दे सकते तुमको कि देखो ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही होगा क्या, ये गलत स्टेट, ये गलत रहेगा डायग्राम, सही ये रहेगा, क्योंकि दोनों जो आर्म है वो ट्रेल बिहाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ दिख रहा है, दोनों आर्म है ये ट्रेल बिहाइंड करते हैं। और तुम लोग ने एक और चीज नोटिस की रहेगी, क्योंकि हम लोग ने बोला कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो एनाफेज में ही होता है, वो भी किसके, मियोसिस में। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, रेड के पास में ब्लू कलर है, ब्लू के पास में रेड कलर है, ये क्या है, ये साइन है किस चीज का, क्रॉसिंग ओवर का, है ना, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर का साइन है। और तुमको पता है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये कौन से फेज में हुआ है, आंसर करो मुझको कोई, प्लीज आंसर मत करना एना फेज वन, क्योंकि मैंने उसके नीचे लिखा हुआ है, एना फेज वन में नहीं हो रहा है ये। प्रो फेज के अंदर हम लोगों ने देखा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना, ये सारे स्टेजेस देखे थे। मुझको बताओ इसमें से कौन से स्टेज में हो रहा है, जाइगोटीन। नहीं, आंसर है पैकाइटीन, वेरी गुड। क्यों, हम लोगों ने बोला था कि जो पैकाइटीन स्टेज है, इसी में तुमको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखता है, इसी के अंदर एंजाइम यूज होता है रिकॉम्बिनेज। तो अगर रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहीं पे यूज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहीं पे बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पैकाइटीन स्टेज में ही क्या होने वाला है, रिकॉम्बिनेशन होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सेल्वो ने से आंसर किया है। तो अभी फाइनली एनाफेज के बाद में क्या होगा, तुमको पता है एनाफेज के बाद में टीलोफेज होता है, जस्ट प्रोफेज का उल्टा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, जितने भी क्रोमोसोम थे वापस वो धीरे धीरे डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम गैदर एट द पोल्स ऑफ द सेल, द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। अब ये देखो ये दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे और ये अलग सेल बन जाएंगे। ठीक है,
अब देखो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ये सेम एज माइटोसिस है। माइटोसिस में कैसा होता था, हमेशा देखो एक क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन कर रहा है ना, और फिर ये तुम लोगों ने इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाया आज तक। देखो अब माइटोसिस जो है, अगर तुमको यही याद नहीं रहेगा फिर तो प्रॉब्लम है ना, तुमको ये रेफर करना पड़ेगा। याद को लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोग ये। तो मेटाफेज 2 जो है, प्रोफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है, सेम एज माइटोसिस है। ठीक है, तो जैसे होता था हर बार, वही क्रोमोसोम जो रहेंगे मतलब कंडेंस हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों सेंट्रल और ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, वहां से स्पिंडल फाइबर आएगा, एक एक को होल्ड करेगा। एनाफेज में सर देखो दोनों सब, हाँ बोलो। स्पिंडल फाइबर का दूसरा नाम क्या? तो एनाफेज में दोनों सेपरेट हो गया, अगर तुमको दोनों सेपरेशन, और फाइनली टीलोफेज में वापस से ये वही दो सेल में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे वापस से वो डीकंडेंस हो जाएंगे। तो तुमको कोई डिफरेंस दिख रहा है अभी? अगर तुमको देंगे ऐसे सेम डायग्राम देंगे, बोलेंगे बताओ ये मेटाफेज 2 है या मेटाफेज 1 है, तो तुम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तुमको देखो, ये तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, तो तुमको पता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो तुमको मेटाफेज 1 में मिलेगा, बट तुम ध्यान दो मेटाफेज 1 में सिर्फ एक क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो रहा है, और मेटाफेज 2 में देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? होमोलोगस क्रोमोसोम है, सिर्फ एक नहीं, उसका दूसरा पार्टनर भी है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे एक क्रोमोसोम और उसका दूसरा पार्टनर भी है, बट क्या ये सेम चीज मेटाफेज 2 में हो रही है? नहीं। मेटाफेज 2 में देखो क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो रहा है, इसका दूसरा पार्टनर नहीं है यहाँ पर, जो कि मेटाफेज 1 में था। ठीक है, तो देखो अब इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, जैसे हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है, पहले तुम्हारा इंटरफेस है, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गया, समझ लो ये 21st है तो ये भी 21st है, ये 18th है तो ये भी 18th है। ठीक है, फिर क्या होगा, इनका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया। अच्छा, इन लोग ने अलग अलग कलर से डिनोट किया है, रुक जाओ मैं भी इसको इस कलर को मैच करने के लिए कर देता हूँ। देखो इन्होंने बताया कि ये 21st क्रोमोसोम ये दोनों है, साइज के हिसाब से जाना है, ठीक है, और ये दोनों समझ लो 18th क्रोमोसोम है। अलग कलर इसलिए दिखाया कि एक फादर से आया एक मदर से आया, मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो समझ लो ये दोनों 18th क्रोमोसोम है और ये दोनों 21st क्रोमोसोम है। जो रेड है ये फादर से है, ठीक है, और ये जो ग्रे है ये समझ लो मदर से है। तो तुमको पता है ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, तो देखो इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया। सिमिलरली ये दोनों भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि दोनों 21st है, इनमें भी क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये तुम्हारा फाइनली मियोसिस 1 है। अब मियोसिस 2 का पिक्चर क्या रहेगा, अब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, है ना, अब जब ये दोनों सेपरेट हो, सॉरी एक मिनट, ये दोनों को सेपरेट नहीं करना, हाँ, अब मियोसिस 2 में देखो क्या हो रहा है फाइनली, कि यहाँ से सेपरेशन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ था, यहाँ से सेपरेशन आ रहा है, और एक ही क्रोमेटिड तुम्हारे पास है, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोगों ने बोला था रिकॉम्बिनेशन, मुझको बताओ रिकॉम्बिनेशन जो होता है, जिसके लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, कौन सा फेज होता है वो? रिकॉम्बिनेशन नोडल्स बनते हैं, हाँ रिकॉम्बिनेशन नोडल बनता है, वेरी गुड, हाँ, और यहाँ पे ही एंजाइम यूज होता है जिसका नाम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और सब लोग ने सही आंसर किया। कौन सा स्टेज है ये, पैकाइटिन, ठीक है, पैकाइटिन स्टेज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे थे कायस्मेटा कायस्मा, तो देखो यहाँ पे बना हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम उनके दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो देखो अल्टीमेटली ये पर्पल सेगमेंट जो था इस क्रोमोसोम के पास आ गया, और इस पर्पल वाले के पास में ब्लू वाला सेगमेंट आ गया, ठीक है, तो ये था तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन। अब देखो ये इसको भी सेम वही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर भी, प्रोफेज 2n = 4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फिर अल्टीमेटली
मियोसिस 2 में जब जाने वाला रहेगा उसके पहले देखो यहाँ पे n=2 हो गया, तो मैं तुमको बोला था कि एक मियोसिस 1 होता है और एक होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 तो क्या होता है, सेम एज माइटोसिस होता है, ठीक है। बट मियोसिस 1 जो होता है वो एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो देखो इसलिए लिखा था यहाँ पे 2n=4 था। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, तो इसका हाफ हो जाता है यहाँ पर। जैसे अभी हम लोगों ने बोला था अगर मियोसिस 1 में तुम 2n से स्टार्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 तुम्हारे पास सिर्फ n बचेगा, ठीक है। और माइटोसिस में क्या होगा, तुम n से वापस n ही बनाने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे अगर 4 था तो 4 के बाद में अल्टीमेटली यहाँ पे 2 बचा, मतलब पहले 2n था, ये 2n था, ये 2n से n हो गया। 2n की वैल्यू कितनी थी, ये को पहले ये 2n था, अब यहाँ पे फाइनली इसके एंड में n बचा। 2n की वैल्यू कितनी थी 4, और 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसलिए लिखा है 2n=4। हाँ वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं बोल रहा था जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सेम वही चीज ना, कि हम लोगों ने बोला था कि अगर 2n से तुम स्टार्ट करोगे तो एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 तुम्हारे पास n बचेगा, ठीक है। 2n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड सेट तुम्हारे पास कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2n=4 है। तो अगर 2n का वैल्यू 4 था, ये डबल था, तो अब इसका हाफ कर दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, 4 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए, हाँ 2 आना चाहिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 2n=4 से स्टार्ट किया तुमने, अल्टीमेटली तुम्हारे पास n=2 बचा। अब ये जो n=2 है ये कहाँ पे जाएगा, ये मियोसिस 2 में जाएगा, और अल्टीमेटली तुम्हारे पास n=2 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि तुमको पता है मियोसिस 2 तो क्या है, सेम एज माइटोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, है ना। इसलिए देखो, तो फिर फाइनली अगर इसको हम लोग समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, मियोसिस को, मियोसिस 1 जो है और एक मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 जो है ये एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन है, और मियोसिस 2 जो है ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। इसका अगर मैं एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम लोगों ने समझ लो रिडक्शन की बात की, तो हम लोग को पता है यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कि प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्या सेम चीज प्रोफेज 2 में भी होती रहेगी, आंसर करो मुझको, क्या सेम चीज प्रोफेज 2 में होती रहेगी। नो नहीं ना, क्योंकि मैंने बोला है ये ऑलरेडी, ये क्या है, माइटोसिस है। तो जो सिंपल माइटोसिस जो होता है ना, यहाँ पे तो उसके क्या आएगा तुमको, प्रोफेज के बाद में सीधा मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में एनाफेज, एनाफेज के बाद में टीलोफेज। यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन ये सब नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सिंपल सा रीजन है ना, कि जो मियोसिस 1 है यही यहाँ पे ही एक्चुअल में तुम्हारा जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बनने वाला है वो यहाँ पे ही बनने वाला है ना, दो दो बार नहीं होने वाला है। तो जो रिकॉम्बिनेशन है वो यूनिक प्रॉपर्टी है मियोसिस की, माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और फिर फाइनली जो हम लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है, एनिमल सेल में कैसे होता है, वो यहाँ पर वैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्वेश्चन कहाँ से पूछने के लिए बन रहा है, क्वेश्चन ये जो प्रोफेज 1 है यहाँ से आने वाला है। और तुम्हारे डायग्राम से तुम एकदम वेल वर्स्ड रहने चाहिए कि कौन सा डायग्राम देंगे तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में एनसीईआरटी तुम लोग रीड करो, और कोई डाउट रहेगा तो उसको पूछो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।